मौका देंगे कि वो अपनी बात रखेंगे, अपने कलाकार होने का एहसास यहाँ करेंगे और हम उस एहसास को आगे बढ़ाने में उनकी मदद करेंगे। श्रोताओं, आज हमारे बीच में गाजियाबाद से मैडम दीप्ति आई हुई हैं और एक उभरते हुए कलाकार के तौर पर आपने एक पुस्तक पंखुड़ियां एहसासों की को लेकर आई हैं। बहुत खूबसूरत पुस्तक है, बहुत खूबसूरत टाइटल है। रादर मैं अभी अपने रूम में बैठ के इनसे ये बात कह रहा था कि एहसासों की ये लड़ी अभी शुरुआत है। अभी आपको और आगे बढ़ना है और मैं अपने शायरी के अंदाज में दीप्ति जी आपको कहना चाहूंगा कि तुमसे जन्मे एहसासों को, तुमसे जन्मे एहसासों को अभी और भी कहना बाकी है और संग तुम मेरे चलते रहना प्यार सफर का बाकी। साथियों, मैडम दीप्ति एक कमिटेड पैशनेट पोइटेस है। अपना परिचय तो ये स्वयं देंगी, लेकिन जो हमारे साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनमें आप चिर परिचित हैं मिस्टर वशिष्ठ से, राजेश्वर वशिष्ठ से, जो कि प्रोफेशन में तो एक सीनियर बैंक मैनेजर के तौर पर, रादर चीफ मैनेजर के तौर पर इलाहाबाद बैंक से रिटायर हुए हैं, लेकिन साहित्य जगत में इनका बहुत बड़ा नाम है। मुझे इस बात का प्रिविलेज है कि मेरे विद्यार्थी रहे हैं अक्सर, इस वजह से और ये मेरे को प्रिय हैं। और इसी तरीके से आप सब लोग मैडम मुक्ता से भी परिचित हैं। मैडम मुक्ता हमारे पड़ोस में हैं। हमें इस बात का एडवांटेज रहता है कि हम जब चाहें इनको गुजारिश करके अपने स्टूडियो में हम बुला लेते हैं। मैं आप दोनों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आज दीप्ति जी की इस पुस्तक के विमोचन के दिन आप लोग हमारे बीच में हैं और हम पहले दीप्ति जी से सुनेंगे इस पुस्तक की पृष्ठभूमि में कि किन बातों की वजह से प्रेरित होकर आपने इस पुस्तक को लिखना शुरू किया। बहुत छोटी लेकिन बहुत ही सुंदर आपने कविताएं लिखी हैं। तो दीप्ति जी, आपका स्वागत करते हुए हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कब आपको ये प्रेरणा रही कि आप एक कविताओं को पुस्तक के रूप में पब्लिश करवाएं और कब से आपने कविताएं लिखनी शुरू? आप सभी का अभिनंदन जी। लिखना शायद सब लोग चाहते हैं और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मेरे को ईश्वर ने वो शक्ति या वो एक कला से नवाजा है या बख्शा है कि मैं अपनी बात को शब्दों में पिरोकर कह पाऊँ। बहुत अच्छे। और जहां तक अभी आपने सर प्रश्न किया प्रेरणा का, तो मुझे प्रेरणा मिली सबसे पहले अपने फादर से। ओके।
और वो ही हैं जो, अगर मैं कहूँ कि जिन्होंने मुझे ये कहा कि प्रयास करते रहो, सफलता जरूर मिलेगी। बिल्कुल। और आपको आंतरिक खुशी जरूर मिलनी चाहिए किसी भी कार्य को करने के। यस। तो जो भी मैं लिखती हूँ वो ये बिना देखे कि वो किस तुक लय ताल में फिट होगा, बट मुझे है कि जो मैंने महसूस किया है वो मेरे दिल और मस्तिष्क तक ही सीमित ना रहे, वो कागज पर आए, वो उतरे और उसको बाकी लोग भी अपने से जुड़ा महसूस कर पाए। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ी प्रेरणा मेरे फादर हैं, जिनकी वजह से मैं ये कर पाती हूँ, लिख पाती हूँ जी, और शेयर कर पाती हूँ कि मैं क्या महसूस कर रही हूँ किसी भी विषय पर। दीप्ति जी, आपसे मैं शुरू में ही एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो कुछ भी आपने लिखा और आपके फादर साहब की आपको प्रेरणा रही, बहुत अच्छी बात है। कोई जरूरी नहीं है कि हम कविता की टेक्निक्स के बारे में भी शुरू से ही निपुण हो जाए। बिल्कुल। मैं अक्सर एक बात कहा करता हूं कि हजारों लफ्जों के दीवान कौन पढ़ता, हजारों लफ्जों के दीवान कौन पढ़ता है, कोई दिल को छूती बात हो तो कह जाओ। दीप्ति जी, आपने हजारों लफ्जों के दीवान भले ही ना लिखे हों, लेकिन जो दिल को छूती बातें आपने इन एहसासों में समेटी हैं, वो वाकई काबिले तारीफ है। और मैं ये समझता हूं कि इट इज सच ए गुड बिगनिंग कि वो दिन दूर नहीं है जब आप कविता को, उसके महारत को समझते हुए भी आप करने लगे। शुक्रिया सर। तो ये परमात्मा का विशेष आशीर्वाद है। वैसे भी आप स्वयं टीचिंग लाइन में हैं, तो मैं ये समझता हूं कि इसका बेनिफिट, इसका आशीर्वाद फर्दर उन बच्चों पर भी पड़ने वाला है जिनको आप टीच करती हैं। और देखिएगा कि ये जो कविताओं का रंग अभी ताजा ताजा आप पर चढ़ा है, ये क्या आगे चलकर रंग लाता है, रंग बिखेरता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। तो मैं वशिष्ठ जी से कहूंगा कि वो अपनी ऑब्जर्वेशंस इस पुस्तक के बारे में दें। शुक्रिया सर। इस पुस्तक को मैंने शुरू से आखिर तक देखा है और मैं समझता हूँ कि पहली पुस्तक के रूप में, पहले प्रयास के रूप में स्वीकार्य है। यस। और इसे वो सम्मान मिलना चाहिए जिससे कोई व्यक्ति अपने पथ पर आगे बढ़ सके। एग्जैक्टली। लेकिन ये पहली सीढ़ी है। यस। इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा, और बहुत सारी सीढ़ियां आगे बचती हैं जिन पे आपको आगे बढ़ना है। दूसरी बात मैं कहना ये चाहूंगा, बल्कि मैं मेरे कहने का कोई अर्थ नहीं है, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा कि कोई कविता आप तक कैसे आती है? कोई कविता मुझ तक सामने वाले के महसूस किए हुए एहसास से आती है। क्या बात। अगर मैंने कहीं किसी को किसी से बात करते देखा, तो किसने किसको किन शब्दों के प्रयोग से कोई अपनी बात को कहा, वो दो लोग आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, लेकिन मैं उनको ऑब्जर्व करके खुद को उनकी जगह पर रखकर जो महसूस करती हूँ, उनको मैं शब्दों में पिरो कर लिखती हूँ। तो मैं महसूस कर सकती हूँ कि अगर किसी को डांट पड़ी है तो वो क्या महसूस कर रहा होगा, उस परिस्थिति में मैं होती तो क्या महसूस करती, वो जो आपस में उन दोनों का रिश्ता है, उस रिश्ते में डांट को उस व्यक्ति ने कैसे लिया होगा। तो जिस प्रकार की परिस्थिति में जो भी मैंने ऑब्जर्व किया, और इसके अलावा कुछ चीजें जो खुद की अपनी निजी जिंदगी में भी जो बीतती हैं, जो अनुभव हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। yes. अनुभव हैं, वो मुझे बहुत ज्यादा प्रेरित करते हैं कि मैं लिख पाऊं। पापा का मुझे लाड से बोलना, भाई का कभी कभी डांटते हुए समझा जाना, मम्मी का मुझे छोड़ सबके सामने मेरी तारीफ कर देना, वो मुझे बहुत से एक शब्द देते हैं, बहुत से ऐसा प्लेटफॉर्म देते हैं कि मैं सोचती हूँ कि आज मम्मी सबके सामने तारीफ कर रही है, पर मुझे तो कभी मुंह पर नहीं कहती कि तुम अच्छा कर रही हो। तो वो भी मुझे लिखने की कहीं ना कहीं प्रेरणा देता है। लेकिन मुझे लगता है जिन चीजों की आप बात कर रही हैं, बेसिकली ये सब कविताओं के विषय नहीं है। ये सारी की सारी चीजें तो कहानियों में आने वाली बात है। कविता बेसिकली जब हम हर्ट होते हैं, जब हम बहुत खुश होते हैं,
कविता मूलतः अपनी आंतरिक भावनाओं की प्रस्तुति है। बिल्कुल। और उसमें मम्मी पापा नहीं होते, उसमें बहुत कुछ उतना पर्सनल होता है जिसे हम कह नहीं सकते, लेकिन हम क्या करते हैं, उसके लिए हम रूपक चुनते हैं, उसके लिए हम एक इस तरह की सज्जा क्रिएट करते हैं जिसमें हम अपने मन की बात कहते हैं, लेकिन लोगों को ये पता ना लगे कि वो रुदन हमारा है या वो हंसी हमारी है, वे भावनाएं हमारी। बहुत सुंदर, बिल्कुल बहुत सर, सुंदर। बिल्कुल। तो अपने इसमें एक बात साझा करने का चाहती हूँ मैं कि मैंने अपनी जिंदगी की सबसे पहली कविता अपनी माँ पर लिखी। जी। वो कविता पढ़ने के बाद खुद को मुझे ऐसा लगा कि दुनिया में मुझसे बड़ा लेखक कोई नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि मैंने जो मम्मी को कहना था वो मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से कहा। तो पहली कविता को लिखने के बाद मम्मी को सुनाना, वो मेरा ऐसा लग रहा था कि बहुत लंबा सफर। आप चाहे तो उसे शेयर करें, वो कविता हमें भी सुनाएं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम चाहेंगे कि विशेष जी आप एक बात देखें, अभी बातचीत तो अब आप लोगों की शुरू हुई है, लेकिन मैंने शुरुआत में कह दिया कि तुमसे जन्मे एहसासों को अभी और भी कहना बाकी है, और संग तुम मेरे चलते रहना, प्यार सफर का बाकी है। पता नहीं कितनी कविताएं ये अपने माता जी के लिए और कितनी कविताएं अपने फादर साहब के लिए लिखेंगी, ये तो वक्त के साथ ही पता लगेगा, लेकिन उनसे जन्मे एहसासों को ही ये संजो रही हैं। और आप जानते हैं कि एहसास शब्द जो है वो मेरे लिए भी क्या मायने रखता है। आपकी सारी पुस्तकों के नाम यही Yes, होते हैं। क्योंकि सभी पुस्तकें जो हैं मेरी शायरी की वो एहसासों से के नाम से ही संबोधित हैं। आप बताइए प्लीज। तो ये पहली कविता जो मैंने लिखी अपनी माँ को ध्यान में रखते हुए, वो थी मधुर स्पर्श का वो पहला एहसास, अपनी ओर खींचती पालने की वह डोरी, लाड के वो अनजाने चेहरे के भाव, अपनेपन से भरी वह गोद, सबसे सुंदर होने का एहसास दर्शाती वो आंखें, क्या बात, अपने को भूल मुझ पर ध्यान टिकाते वो सभी पल, बहुत अच्छे। मुझे देख उन्हें अपने बचपन से मिलवाती वो शैतानी, यस, मुझ में आने वाले हर बदलाव को संजोकर रखने की चाहत, हर पल दुआ में जुड़े वो हाथ, मेरे अस्तित्व को संवारने में किए गए सारे छोटे छोटे प्रयास, प्रतिबिंब मेरी आंखों में मेरी माँ का बना जाते हैं। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, अति सुंदर। तो ये मेरी पहली रचना, और ना इसको मुझे लिखने का यकीन हुआ और ना मुझे सुनाने के बाद मेरी माँ को इस बात का यकीन हुआ कि मैं लिख सकती हूँ, बट मैं खुश थी कि ये सुनकर मेरी माँ एक पल को जरूर मुस्कुराई। तो मेरे सफर की शुरुआत, मेरे जीवन की शुरुआत मेरी माँ से हुई, और मेरी इस पैशन की शुरुआत भी मैंने अपनी माँ पर कुछ लिखकर ही की सर। यस, बहुत सुंदर। मुक्ता जी, आप पुस्तक के बारे में क्या कहना चाहेंगे? के बारे में और विशेष रूप से पहले मैं दीप्ति जी से ये जानना चाहती हूँ कि ऐसे कौन से विषय हैं जो आपको खींचते हैं लेखन की तरफ, आपकी लेखनी मतलब लिखने के लिए मजबूर हो जाती है, वो कौन से ऐसे विषय हैं, कौन से ऐसे एहसास हैं? किसी का भी दर्द, किसी भी, चाहे वो जानवर है या वो पक्षी है या कोई स्त्री है, पुरुष है, बच्चा है, कोई भी है, किसी के दर्द से मैं खुद को जुड़ा हुआ महसूस करना मेरे लिए बहुत आसान है। मैं महसूस कर पाती हूँ कि वो व्यक्ति उस दर्द में क्या है और क्या महसूस कर रहा होगा। इसी से संबंधित एक बात जरूर साझा करना चाहूंगी। मेरे घर में मेरे पास एक डॉग है, वो कुछ नहीं बोल सकता, मेरा नहीं, शायद किसी का भी डॉग नहीं बोल सकता, लेकिन वो अपनी आंखों से जो कहता है, क्या बात, अगर वो दर्द में है, उसको घर में किसी से भी डांट पड़ती है तो वो मेरी तरफ देखता है, देखो मुझे डांटा तो मुझे बचा लो। तो उसका वो दर्द है, और अगर उसका खुशी है, उसका लाड है, तो वो भी मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मेरे लिए किसी के भी संवेग, किसी के इमोशंस, और साथ ही साथ जो मुद्दे, जो चीजें हमारे समाज में परिवर्तन ला सकते हैं, या जो विषय ऐसे हैं जो परिवर्तन जिनमें आना चाहिए, नारी की परिस्थिति में परिवर्तन आना चाहिए, सोच में परिवर्तन आना चाहिए, तो ऐसे मुद्दे जो सबको छू जाएं, मैं उन पर लिखने का ज्यादा प्रयास करती हूँ। कोई ऐसी रचना साझा करें तो अच्छा लगेगा। इससे पहले और हाँ, आगे बढ़ें, हाँ सर। देखिए ये जो दर्द का एहसास है,
एक होता है सिंपैथी, एक होता है एम्पैथी। एम्पैथी। जब कोई भी व्यक्ति एम्पैथी की स्टेज पे आ जाता है, उस समय दूसरे का दर्द भी आपको अपना लगने लगता है। हाँ, लगता है। और मेरे जैसे शायर तो ये कहते हैं कि दर्द ने समझा जो दी, अब जिंदगी जी भर के होती है, अब बंदगी, वाह। आंखों पे छाई धुंध भी अब साफ है, कई रंग दिखला जो गई हमसे। बहुत बढ़िया। वाह, तो बहुत बात सही। ये रहती है कि शायर, कवि, कवित्री तो वही है ना। जरूरी नहीं कि सब कुछ मुझे अपने तन पर ही झेलना है। शायर, कवि, कवित्री तो वो है जो दूसरे के तन पर लगी चोट को स्वयं पर महसूस करे और एम्पैथी की उस अवस्था को अपने शब्दों में डाल पाए। तो आपको मुबारक देते हुए मैं बिल्कुल, बहुत। ये कहूंगा कि कवित्री होने के पूरे लक्षण आपके पास हैं। अब आप प्लीज हाँ जी। कंटिन्यू करिए। अब हम ये चाहते हैं कि कुछ पंक्तियां आप शेयर करें, वो अनकंडीशनल लव या आप जो भी कह रहे हैं मानवता से जुड़ी कुछ ऐसी कोई रचना, कुछ हमें शेयर करें, बिल्कुल। श्रोताओं को बिल्कुल। सुनाएं, अच्छा लगे। कविता का शीर्षक दिया मैंने, जी। है वो बेजुबान फिर भी समझता है। बहुत अच्छा। है वो बेजुबान फिर भी समझता है आंखों की भाषा, शब्दों से अनजान होकर भी सोच की परिभाषा समझता है। कदम कदम में छिपे मेरे भाव, महसूस जो करूं वह अनदेखा अभाव समझता है। आंखों की पुतलियों तक में छुपी मेरी खुशी को, अपना बन ना कह सकने वाली उन्हीं आंखों की नमी को समझता है। चाहूं मैं क्या जो वह पल में ही करे, डर प्यार भरा बस मेरा हो, बाकी दुनिया उससे डरे समझता है। लाडला है वो मेरे परिवार का, हकदार है वो मेरे प्यार और दुलार का समझता है। मेरी बोली और भाषा के भाव में क्या गलत है क्या सही, थोड़ी मनमर्जी कर अपनी करता जिन्हें मैं कहूं सही समझता है। शहंशाह बन घूमता हर कोने में यहां वहां, जहां इजाजत हमें ना मिलती जा सकता है वो भी वहां समझता है कि कैसे उसकी इंतजार से भरी आंखें मुझे मेरी अहमियत से मिलवाती हैं। बहुत अच्छा। उस मंजर को कर महसूस आत्मा सुकून से मिल जाती है। समझता है दरवाजे और घर की घंटी की आवाज को, रहता चौकन्ना सुरक्षा में अपनी बड़ी जिम्मेदारी निभाने को समझता है। टेढ़े मेढ़े नाम से हम क्यों हैं उसे पुकारते, अपनेपन और लाड से क्यों रहते उसे हम पुचकारते। वो समझता है जिसे समझना इंसान के बस की बात नहीं। अहमियत करनी है तो गर महसूस अपनी, तो इससे बढ़कर कोई साथी नहीं। है वो बेजुबान फिर भी दिल की बात को समझ, आंखों से भी साथ होने की तसल्ली दे जाता है वो बेजुबान फिर भी समझता है। बहुत ही संवेदनशील ढंग से इस कविता को कहा गया है। और देखिए, मैं ये मानता हूं मुक्ता जी कि कहीं पर शब्दों की भाषा जो है दैट इज ए वीकेस्ट vehicle of conveying to others. You will excuse me, but I still strongly feel कि आपने देखा आसपास हमारे कितने ही लोग हैं और उनसे हम कितना बोलते हैं, इसके बावजूद भी हम अंततः ये कहते हैं कि आप हमें समझे नहीं। और अगला आदमी भी ये कहता है कि भाई आप बोली जा रहे हो, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जबकि मूक भाषा अपने आप में कितनी सशक्त है कि यहां पर एक व्यक्ति विशेष, एक श्वान, एक कुत्ते के साथ बातचीत कर रहा है और बिना उसके बोले, उस भाषा का माध्यम हुए बिना सारी बात समझ रहा है। देखिए, एक शायर होने के नाते मैंने एक बड़ी एक नज़म लिखी थी कि जी चाहता है
मेरे बिन कहे तू समझ जाए मेरे उन ख्यालात को जो उभरते हैं मेरे जहन में तेरे मानिंद, और मैं बच जाऊं उन ख्यालात को कहने से जिनको कहने से जुबान को भी डर लगता है। जी चाहता है मेरे बिन कहे तू समझ जाए मेरे उन ख्यालात। क्यों शायर ये कहता है? इसलिए वो डरता है कि जो बात मेरे मुंह से निकल गई वो पराई हो जाए, और फिर आपके लिए एक जोखिम बना रहता है कि दूसरा व्यक्ति उन शब्दों को पता नहीं किस ढंग से त्रोड़ मरोड़ के वो अपने अनुरूप उसमें अर्थ डाल देगा और आप ठगे से रह जाओ। ठीक कह रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए इसके और भी 5-7 सेंटेंसेस हैं, लेकिन उनको मैं यहाँ ना जोड़ के सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि मेरे बिन कहे तू समझ जाए मेरे उन ख्यालात को जो उभरते हैं मेरे जहन में तेरे माने। जी गुड सर। देखिए, किताब बहुत अच्छी है। मैं कुछ ये जानना चाहूँगा, आमतौर पे एक प्रवृत्ति मैंने देखी है, जैसे ही लोग लिखना शुरू करते हैं उनके पास पूरा कंटेंट नहीं होता, उनके पास बहुत कम सामग्री होती है और वे लोग किताब की तरफ दौड़ते हैं। उन्हें लगता है किताब छप जानी चाहिए। इस प्रवृत्ति पर और इस मानसिकता पर आप क्या कहेंगे? सर, किताब छपवाना और लिखना और लोगों के साथ बांटना का सबका उद्देश्य अलग अलग हो सकता है। yes. मैं जिस परिवेश में रहती हूँ, पली बड़ी नहीं कहूँगी क्योंकि मैं ऐसे परिवेश में पली बड़ी हूँ कि जहाँ लिखने को प्रेरणा दी जाती है, लेकिन मैं जिस परिवेश में रहती हूँ आज के मॉडर्न टाइम पे वो सारे काम करती हूँ जो सब करते हैं, लेकिन मेरे आसपास के लोगों का इस चीज से कोई नाता नहीं दिखता मुझे, और उन लोगों को ये एहसास कहीं ना कहीं तब हो पाता है कि अपने वक्त को जायर करने के अलावा ये करती क्या है। तो जो मैं करती हूँ वो किताबों के किसी रफ पेपर पर अंदर ना दफन हो जाए, तो जितना लिख पाती हूँ उसको लिख कर बताना और एक खूबसूरत तरीके से उसको प्रस्तुत करना, प्रेजेंटेशन देने से, तो मैं उनको भी शायद कहीं ना कहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं प्रेरणा का कोई मौका कम दे रही हूँ, मैं उनको भी मौका देती हूँ, तो वो भी कई बार आते हैं कि 2 लाइन मैम हमने भी लिखी है, इसको पढ़ लो। yes. तो हमें भी प्रेरणा मिलती है कि आज चाहे हम अभी शुरुआत है सफर की, लेकिन बाकियों को भी कहीं ना कहीं एक इंस्पिरेशन मिलनी शुरू हो जाती है कि चलो अपनी बात को थोड़ा घुमाकर थोड़ा सुंदर तरीके से कहने का प्रयास करते हैं। तो बांटना, साझा करना, मुझे लगता है चाहे वो किताब के रूप में हो या किसी भी और प्लेटफॉर्म से, अच्छा ही है। चाहे वो 2 कविताओं का संग्रह हो या 20 का या कितना भी, बट संग्रह आपका जो भी है उसको, आजकल जिंदगी इतनी तेज दौड़ रही है, तो जो कहना है उसे तुरंत कह दो, खूबसूरती से कह दो। तो शायद ये भी एक सवाल और पूछना चाहूंगा आपसे, वो ये कि कि मैं 1 मिनट इंटरप्ट कर रहा हूँ। आपने जो बात कही है मैं उसको एंडोर्स करते हुए एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जब जब परमात्मा द्वारा या दैवीय शक्ति द्वारा आपको ये आशीर्वाद मिले कि आप लिख पा रहे हैं या कह पा रहे हैं, आप उस ब्लेसिंग्स को लोगों में अवश्य बांटें। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि मेरा मानना है, और वो क्या है, मैं अपनी शायरी के अंदाज में कहता हूं कि मैं जज्बातों से बेईमानी कर नहीं सकता, और सच तो ये है कि घुट घुट के मर नहीं सकता। खुदा ने मुझे शायरी की तौफीक बख्शी है, मैं उसकी रहमत से गफलत कर नहीं सकता। सो एंडोर्सिंग हर व्यू पॉइंट, मेरा ये मानना है। मैं भी यही सुनना चाहता था क्योंकि आप स्वयं बहुत बड़े अच्छे लेखक हैं, और मैं देखता हूँ फेसबुक पे आपकी अलग अलग तरह की कई कविताएं ऐसी आती हैं जो ये बताते हैं कि भाई इट इज जस्ट लाइक दैट
some creation is being छटपटा रही है वो क्रिएशन कि मुझे आजादी दो और मैं आम लोगों तक पहुंचूं. निश्चित रूप से सर. Yes. So you will excuse me for siding with her because perhaps अभी सफर शुरू हुआ है. लेकिन हाँ. सर शुरुआत में बहुत सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाने चाहिए. Yes. आपने जो कुछ किया है, हाँ. मेरा अपना Purpose सोच भी यही है. आप मेरा अपना सोच ये है कि आपने अगर कोई गलत काम भी किया है तब भी आपको फर्म रहना चाहिए अपनी बात को प्रूव करने के लिए. Yes. मेरा सिर्फ उद्देश्य इसी बात को, इसी प्रेरणा को देना था. Yes. दूसरा सवाल एक मैं जो मेरे मन में आ रहा है, जो मैं अक्सर जो लोग नया लिखना शुरू करते हैं उनसे एक बात पूछता हूँ कि लिखने से ज्यादा जरूरी है पढ़ना. Yes. अगर आपने अपने आपके पीछे जो एक परंपरा है, जैसे मान लीजिए आप हिंदी में लिख रहे हैं, तो हिंदी कविता कहाँ से शुरू होती है, कितने लोग हिंदी में लिख रहे हैं. अगर आपने अपनी परंपरा को नहीं जाना, आपने उन्हें अगर नहीं पढ़ा, तो निश्चित रूप से आप जो लिख रही हैं उसकी तारीफ तो हम जैसे लोग कर देंगे. उसके कई सारे फैक्टर्स हैं. आपको आगे बढ़ाना है, आप स्त्री हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारी बातें हैं कि हम कह देंगे आप बहुत अच्छा लिख रही हैं. लेकिन आपको फर्म होने के लिए पीछे अपनी परंपरा को देखना, समझना और पढ़ना भी पड़ेगा. तो यहाँ मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, जब आपने लिखना शुरू किया तो आपने क्या स्थिति उत्पन्न की, आपने किन किन कवियों को, किन किन लिखने वाले लोगों को आपने पढ़ा? देखिए सर, जिस प्रोफेशन को मैं बिलोंग करती हूँ वो है दुनिया की ईश्वर द्वारा बनाई गई रचना को रूप देने का. दैट इज टीचिंग प्रोफेशन. तो टीचर होने के नाते मुझे शुरू से पता था कि मैं कोई सामान्य कार्य करने के लिए तो बनी नहीं हूँ. बनी हूँ मैं कुछ ऐसा जो मैं खुद में भी परिवर्तन लाऊं और सामने वाले में भी. तो पावर मुझे शुरू से महसूस होती थी, और उस पावर को देखते हुए सबसे पहले अगर मैं हिंदी में बोलूं तो मेरे को महादेवी वर्मा, बहुत बढ़िया. और वो शायद उनकी नाम नहीं सब कुछ पूरा कर दिया. महादेवी वर्मा. Yes. तो वो लगता है कि बस हाँ, जहां तक आपका ये सुझाव, ये बहुत ही प्रेरणादायी है. जैसे सर ने भी कहा, मेरा सफर अभी शुरू हुआ है, और एक टीचर होने के नाते जो हम करेक्शन स्टार्टिंग में करते हैं तो बच्चा आगे तक ठीक चलता है. तो इस एहसास को और इस सजेशन को आई एम एक्सेप्टिंग एंड और मैं एक अच्छी स्टूडेंट होने के नाते ये प्रॉमिस करती हूँ कि अब मैं और ज्यादा पढ़ूंगी, ताकि अपनी जो मेरी बात कहने का और तरीका है वो और इफेक्टिव और कॉन्क्रीट तरीके से मैं कह पाऊँ. आपको ज्यादा समझ आएगा कि शब्दों का प्रयोग कैसे होता है. देखिए, हर चीज में टेक्निक होती है. ये कहना भी मैं इस बात से सहमत नहीं होता कि जो हमारे मन में आया जैसे हमने चाहा लिख दिया और वो कविता हो गई. आप अपने स्तर पे मानते रहिए, लेकिन जो लोग जानते हैं कविता क्या है वे उसे कभी रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे. इसलिए कविता को कविता तो होना पड़ेगा, और कविता को अगर कविता होना है तो वो एक टेक्निक है. उस टेक्निक को सीखना पड़ेगा. टेक्निक हम किससे सीखेंगे? हमसे पीछे जिन लोगों ने लिखा है, जिन्होंने नाम कमाया है, उन्हें पढ़कर हम उसे सीखेंगे. तो एक और छोटा सा सुझाव है आपके लिए, और बड़ी अच्छी बात है. मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप इस मामले में बड़े खुले दिमाग के साथ हैं. तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगी, इसमें कहीं कोई शक की गुंजाइश नहीं है. शुक्रिया सर. ऋषि साहब ने जो बात एज ए एडवाइस के तौर पर कही है, उसको सर माथे पे लेते हुए मैं एक बात और कहना चाह रहा हूं. इस जगत में, चाहे वो शायरी का जगत है, चाहे वो कविता का जगत है, ऑल द टाइम प्लीज डोंट कीप इन माइंड कि लोग रिकॉग्नाइज करेंगे तभी आपकी जो पोइट्री है वो अच्छी बनेगी. Whatever he has said is correct at his own place. लेकिन मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहता हूँ. देखिए, आप क्योंकि मेरे साथ मेरे ऑफिस में बैठ के काफी बातचीत कर चुकी हैं, आपका एक पोइट्री का उद्देश्य आत्मसंतुष्टि भी है. बिल्कुल. देखिए, मैं बिल्कुल सही सर. इस पर एक बात कहा करता हूँ आम लोगों को लेकर कि मेरी शायरी तुम्हारी दाद की मोहताज नहीं. मेरी शायरी
तुम्हारी दाद की मोहताज नहीं है, मेरे हर शेर पर मेरी महबूब ने मुझे 100 बार चूमा। क्या लेना देना मैंने तुमसे? जिसके लिए मैंने लिखी उसने मुझे एक्नॉलेज किया। जब मामला ऐसा हो तो सब ठीक है। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। कहने का भाव ये है बंधु, वो चूमना शायरी से बेहतर है, दाद से बेहतर है। That's it. तो कहने का मतलब ये है कि आत्म संतुष्टि बहुत बड़ी बात है। और लेकिन ये बात जुड़ी हुई है कि ज्यों-ज्यों हम शायरी में, कविता में इम्प्रूवमेंट करते हैं, वो अपने आप में आपको दोहरा सुख देती है। आपको ये भी मालूम होता है कि दूसरा सुनने वाला आनंद भी उठा रहा है, और हमारे जैसा अगर कोई आलोचक भी है उसको भी ये बात संतुष्ट कर रही। नहीं, बहुत सही बात कह रहे हैं आप तो, सर। और सबसे बड़ी बात, जो आप लिखते हैं उसे बार बार पढ़िए, लाउडली पढ़िए। देखिए, रेडियो एक बड़ा अच्छा माध्यम है, एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है सर का, उन्होंने इस स्टूडियो को शुरू किया। जितनी बार आप अपनी कविताओं को पढ़ेंगे उतनी बार आपको खुद पता लगेगा आप कहाँ अटक रहे हैं, कहाँ रुकावट है, कहाँ फ्लो टूट रहा है। और इस मामले में मैं कहूँगा, मैं तारीफ करूँगा मुक्ता की, मैंने देखा है जो टेक्निक इनके पास है, जिस तरीके से अपनी कविताओं को प्रस्तुत करते हैं, और वॉइस मॉड्यूलेशन और ध्वनि का अपना एक बड़ा रोल है इसकी प्रस्तुति में, तो वो भी अपने आप में एक सीखने की चीज है। थोड़ा सा गुरु बता दीजिए, आप चुप क्यों बैठे? प्रेजेंटेशन तो बहुत बड़ी चीज है, एंड पहले वो दिल से महसूस करो उस ख्याल को, उस जज्बे को, जो वो अंदर से निकल के आता है। प्रेजेंटेशन तो अपने आप ही हो जाता है। और मैं तो कहती हूँ कि खाली कागजों को रंगने से कुछ नहीं होगा, खाली कागजों को रंगने से कुछ नहीं होगा। 100 अल्फाज लिखे हैं तो एक जी के दिखा, प्रेम लिखा है तो प्रेम जी के दिखा, त्याग लिखा है तो त्याग जी के दिखा। अन्यथा हम लिख लिख के सिर्फ भर रहे हैं अपने कबर्ड को, लेकिन ये जज्बा हमें आगे बस बढ़ के ये सोचना चाहिए कि लिखा है तो जज्बा अंदर है ना, हम आगे बढ़ के उस चीज को गिसप कर सकते हैं, लोगों में वो चीज बांट सकते हैं, वो सार्थक हो जाएगा, वो जीवन से भर जाएगा। यही सिखाना है समझ। एक टीचर होने के नाते उसको जीना सिखाना है, व्यवहार करना सिखाना है। साहित्य का उद्देश्य यही है, शिक्षा का मेन उद्देश्य यही है, जीवन को कैसे जीना। मौका मिलते ही ऐसा ही करंट आना चाहिए। बिल्कुल आएगा। सर, सफर की शुरुआत में अगर भूल मिल जाए ना, हाँ, बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छी मित्र है आपकी, गाइडेंस आपको देंगी ये, बहुत बढ़िया। तो आपकी मनपसंद एक आध कविता आप और सुनाइए ताकि हमारे श्रोता भी उसका आनंद उठा सके। एक वो पंजाबी वाली अपनी रचना जो बोली थी वो जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए, पंजाबी वाला वो बहुत खूबसूरत रचना टीचर्स डे पे आपने सुनाई थी। हाँ जी, तो हिंदी अंग्रेजी भाषा पे थोड़ा बहुत गुजारा करते हैं, लेकिन पंजाबी भाषा से एक अलग सा लगाव है क्योंकि घर में बोलचाल की यही भाषा है। तो ये कुछ हुआ, जैसे मैंने कहा, मैं महसूस करती हूँ कुछ देखकर। तो एक दिन किसी ने मुझसे एक प्रश्न पूछा कि मैडम तुसी करदे किया। तो सुनकर बहुत हैरान हुई मैं, क्योंकि वो मुझे रोज देखती हैं बस में चढ़ते हुए और उस पर लिखा है मेरे स्कूल बस का नाम। तो मैंने उनको पूछा, जी मैं तो टीचर हैगी हाँ। कहते जी टीचर तो हैगे हो, वधिया गल है, लेकिन दसो करदे किया। मैं मतलब थोड़ा चकराया मेरा सिर कि जब हमने कहा कि टीचर है, तो बट कोई नहीं, हमने सोचा चलिए हम इनको बताते हैं। और वो भी पंजाबी भाषा से ही संबंध रखती थी, तो हमने सोचा कि ये ज़्यादा अच्छी भाषा है उनको अपनी बात को बताने का। तो मैं उन्होंने क्या, मैं कहा जी असं तो टीचर है तो असं पढ़ाने हैं स्कूल जाके। कहते जी बहुत वधिया, वो तो गल सही है, लेकिन दसो कि स्कूल जाके करदे की हो। मैं क्या, हम स्कूल जाके भी पढ़ा नहीं होने, लेकिन मैं क्या चलो दस दें। उनके जमाने में टीचर स्वेटर बुनते थे ना स्कूल में। तो मैं क्या चलो, और जिसको हाथ में कलम पकड़ने की आदत हो वो फिर अपना दिमाग तेज चलाता है। तो मुझे एक विषय मिला और मैंने उस पर पंजाबी भाषा में लिखा।
और जब भी कोई मुझसे पूछता है आप क्या करती हैं, तो जनरली कोई जवाब में सिर्फ यही पाता है कि यस आई एम अ प्राउड टीचर। तो टीचर ध्यान में आया और मैंने लिखा उनके लिए, सुंदर सुर सजाउण लई मैं साज बनाउंदी हां, क्या बात, सुर लय ताल नाल जिंदगी दा मैं गीत सिखाउंदी हां, क्या बात, क्या बात, सुनदी हां मैं चुपचाप शिकायतां न्याणियां दी, सुन सुधार उन्हां नूं मैं इंसान बनाउंदी हां, बहुत बढ़िया। समुंदर परखदा है हौसले कश्तियां दे, मैं ओ हां जो लकड़ी नूं हौसले नाल जोड़ जहाज बनाउंदी हां, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सपने नूं वेखण दा हौसला तां दुनिया दिंदी है, मैं ओ हां जो सपने नूं पूरा करन दा राह दिखाउंदी हां, बहुत बढ़िया। मां ते दिंदी है जन्म दुनिया विच लियाउण लई, मैं ओ हां जो दुनिया विच रहण दा सलीका सिखाउंदी हां। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। शुक्रिया सर। जिंदगी दा भार ते न्याणा आप ही ਚੱਕੂਗਾ, ਚੱਕੂਗਾ ਉਹ ਭਾਰ ਕਿਵੇਂ, ਆ ਕਲਾ ਮੈਂ ਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। बहुत 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 अच्छा। ਸ਼ਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਰੀਰ ਦਾ ਅੰਗ ਕਰੂਗਾ ਇਹ ਮੈਂ ਹੀ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਚਰ, ਲੋਕੀ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹ ਲਾ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਚਰ, ਪਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭੁਲੇਖਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜੋਤ ਮੈਂ ਹੀ ਜਗਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ਮਾਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਹੋਣ ਤੇ, ਮਾਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਹੋਣ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਦੀ ਧੜਕਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਹੀ ਸੁਣ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अति सुंदर। तो मैं आपकी बात सुन के मुक्ता जी, मेरे को, आप तो जबलपुर में भी रही हैं, ओशो एक घटना का जिक्र करते हैं, कहते हैं जब मेरी जबलपुर यूनिवर्सिटी में अपॉइंटमेंट हुई तो मुझे एक चौराहे पे उतार दिया गया और मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि इनमें से कौन सी सड़क यूनिवर्सिटी जाती है। तो मैंने देखा कि उस चौराहे पे एक बहुत ही फिलोसफर नुमा आदमी, दाढ़ी बड़ी हुई, और वो वहां खड़ा है। कहता, मैंने उससे पूछा कि भाई यूनिवर्सिटी को कौन सा रास्ता जाता है, तो कहता है उसने कहा कि ये सड़क तो आप जाएंगे तो ये आपको बाजार की तरफ ले जाएगी, इस सड़क पर जाएंगे तो ये आपको वो सिनेमा हॉल की तरफ ले जाएगी, ये वाली सड़क पर जाओगे तो ये चट्टानों की तरफ ले जाएंगे। और पूछने लगा वैसे आपने जाना कहाँ है, तो कहते मैंने पुनः उसको कहा मुझे यूनिवर्सिटी जाना है, तो कहते वो बुजुर्ग आदमी वैसे कहने लगा कि आप मेरे पीछे पीछे आ जाओ। और ओशो कहते हैं कि मुझको आज भी उसके कहे हुए शब्द याद आते हैं, क्योंकि वो आगे चलते हुए बुड़बुड़ा रहा था। वैसे जो यूनिवर्सिटी में पहुंच भी गए हैं उन्होंने क्या पा लिया। सो पॉइंट इज दिस कि टीचर बहुत बनते हैं, लेकिन इस तरह का जज्बा आपको बहुत कम लोगों में मिलेगा जो ये महसूस करें कि आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड द रियल मेकर इज द टीचर। जब तक ये जज्बा नहीं आएगा, मैं समझता हूं कि सिर्फ कवित्री होना काफी नहीं है, आप साक्षात रूप से उसको जी रही हैं। और इसके लिए मैं समझता हूँ हमारे सबकी तरफ से आप मुबारक की पात्र हैं। गॉड ब्लेस यू। और आप इसी तरीके कविता के क्षेत्र में भी आगे बढ़ते रहें और टीचिंग के जज्बे को भी इसी तरीके से। एक कमेंट जोड़ना चाहूंगा प्लीज। ये कविता यार्ड स्टिक है। यस। और आप ये मान लीजिए कविता को ऐसा होना चाहिए। एग्जैक्टली। शुक्रिया सर। Yes. शुक्रिया। चलिए मैंने ये कविता हाँ, चुनी कि हाँ, ये उसके कविता बाद मेरी अब आप पसंद है। हिंदी में लिखिए, अंग्रेजी में लिखिए, उर्दू में लिखिए, Yes. लेकिन ये यार्ड स्टिक है। एग्जैक्टली। शुक्रिया सर। शुक्रिया बहुत सर। खूब। तो श्रोताओं, ये थी मैडम दीप्ति, जिन्होंने अपने कवित्री होने के अलग अलग सबूत हमारे सम्मुख पेश किए और हम तीनों की तरफ से इनको
बहुत सारी शुभकामनाएं। शुभकामनाएं देते हैं और इनके यहाँ आने पर इनका आभार भी व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बार बार आइए, बार बार चर्चा हम आपसे करेंगे, हमें अच्छा लगेगा। शुक्रिया सर, शुक्रिया सर।